हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, और कैसे हैं आप सब यार। आज की क्लास एकदम धमाकेदार होने वाली है और हम शुरू करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पहला सेगमेंट, जिसका नाम है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ बातें बताना चाहूँगा। अगर यार वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक करेंगे ही करेंगे, है ना। लेक्चर पसंद आएगा तो आप बिल्कुल लाइक करेंगे, लेकिन चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि साथ जुड़ेंगे ना तभी यार कुछ बेहतर हो पाएगा और मैं बेहतर चीज़ें ला पाऊँगा। तो प्लीज़ साथ जुड़िए, है ना। और देखिए क्या है, और विश्वास करिए, इतना एक्सपीरियंस है कि जो पढ़ाऊँगा ना यार वो बेहतर ही कराऊँगा। ऐसा नहीं है मैं यहाँ कोई मजाक करने नहीं आया हूँ, जो भी चीज़ करेंगे बहुत सॉलिड तरीके से करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि हमें आगे क्या करना है। देखिए कुछ स्पेस है, इधर हम क्या करेंगे, वो चीज़ें आएंगी। बस आपको क्या करना है, एक पेन और कॉपी होनी चाहिए, आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि नोट नहीं करेंगे ना तो उतना बेहतर आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और यही चीज़ ही आपको हर जगह मिलेगी, लेकिन समझाने का तरीका ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो क्या करना है, सोचने पे ज़्यादा ध्यान देना है, बार बार रिकॉल करने की कोशिश करनी है, और लिसनिंग पे ध्यान देना है। जो मैं कहूँगा ना उसको ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, और नोट डाउन आप कर लेंगे, बार बार उसको रिवाइज करते रहेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में जो शुरुआत हुई ना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की, हुई कैसे। आप सभी जानते हैं कि भारत गुलाम था। हम आज़ाद हुए 1947 में। आज़ादी तो हमें 1947 में मिली, लेकिन क्या उस समय हमारी इतनी अच्छी परिस्थितियाँ थीं कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ जा पाएँ? नहीं, क्योंकि उस समय जो पूरा विश्व था ना वो दो ध्रुवी हो गया था, एक तो अमेरिका की तरफ और दूसरा यूएसएसआर, जिसे हम रशिया कहते हैं आज। अब पूरा विश्व अगर इस तरह से बटा हुआ था तो समस्या कहाँ आ रही थी? समस्या यही आ रही थी कि बहुत सारे लोग उधर थे, बहुत सारे उधर थे। अब अमेरिका अगर कुछ भी प्रौद्योगिकी कर रहा था, स्पेस में कुछ भी काम कर रहा था, उसका कॉन्ट्राडिक्शन कौन कर रहा था? रशिया। उसी के बदले वो भी कुछ कर रहा था। इधर से इनका कंपटीशन तो इधर से इनका कंपटीशन। ठीक, लेकिन वहीं पे जो अपना भारत कभी वीरों से खाली नहीं रहा, ना यहाँ किसी ज्ञानियों की कमी रही। जब हमें आज़ादी मिली और जब हमारा संविधान लगा बना, और जब ये लागू हुआ 1950 में, उसके लगभग 12 साल बाद एक संस्था बनाई जाती है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा, और उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। उनका नाम था विक्रम साराभाई, जैसा आप देख सकते हैं। ये कौन है विक्रम साराभाई? इनके बारे में आज छोटी सी बात बताना चाहूँगा। इनका जो जन्म था यार लगभग ना 1917 के आसपास हुआ, लेकिन ये पढ़ाई दिल्ली में ही की, क्योंकि दिल्ली में ही पैदाइश हुई थी, यहाँ पढ़े लिखे अपना। लेकिन जब ग्रेजुएशन करना हुआ तो ये चले गए लंदन, और लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वहाँ से इन्होंने अपना पढ़ाई की, और ये फिजिक्स के प्रोफेसर थे। किसके? फिजिक्स के, है ना। भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर बने और वहीं से ये वैज्ञानिक बन गए, साइंटिस्ट। और अगर आप मैडम क्यूरी को जानती हो, मैडम क्यूरी को जानते हो, तो मैडम क्यूरी ने क्या किया था, रेडियम की खोज की थी। जो आज रेडियम है ना, उसकी खोज की थी। और एक बात बताऊँ, चौंक जाएंगे आप, मैडम क्यूरी के साथ ये काम करते थे और उस खोज में इनका भी योगदान था, लेकिन नाम नहीं लिया जाता। रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि अंग्रेजी हावी थे उस समय। ठीक, धीरे धीरे समय बीता और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने को था। 1939 की बात है। इनको लगा कि यार माहौल गड़बड़ा रहा है, अपने देश लौट चलते हैं, तो 1937 में ये चले आए भारत। भारत चले आए तो बेंगलुरु में एक टेक्नोलॉजी का कॉलेज था, वहीं ये पढ़ाने लगे, और वहीं से अपने सरकार की इन्होंने नौकरी कर ली। उसके बाद देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद हुआ तो इन्होंने भौतिक विज्ञान में बहुत कुछ किया, बहुत कोशिश की कुछ करने की। तो इनको लगा कि अंतरिक्ष में पूरा भौतिक विज्ञान है, आप जानते ही हैं, पूरा साइंस है। तो उस पर इन्होंने काम करना शुरू किया, और 1962 में इनको अध्यक्ष बनाया गया इंसोकार्प का, जो बनाया गया। तो जो इंसोकार्प था उसमें था क्या? ठीक है, इसका फुल फॉर्म था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। ठीक, इसके अध्यक्ष बनाए गए। कब की बात है? 1962 की। उसके बाद 1965 की बात आती है। 1965 में केरल में थुम्बा नाम की एक जगह है, जहाँ पे स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की गई। आज भी ये है, ठीक है, और कार्यरत है। उसके बाद बात आती है इसरो की, 1969, जब इसी
इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसे हम इनकॉस्पार पढ़ेंगे। इनकॉस्पार से हमने क्या किया, का नाम बदल के हमने क्या रख दिया, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नाम छोटा कर दिया और इसकी स्थापना हमने कर दी। और बेंगलुरु में इसका हेड ऑफिस है, आज भी है, बढ़िया है ना। उसके बाद अगली बात करते हैं 1971 की। यहाँ पे क्या हुआ, सतीश धवन स्पेस सेंटर बनाया गया आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा है आंध्र प्रदेश में, अगर आप देखेंगे ना श्रीहरिकोटा, ये कहाँ है, समंदर के तट जो है उसके जस्ट किनारे। यहीं पे क्या हुआ, एक स्पेस रिसर्च सेंटर बनाया गया। और यहाँ पे क्या होता था ना कि जितने भी हमें लॉन्चिंग व्हीकल हमारे होते हैं या जो भी प्रक्षेपण करना होता है वो हम श्रीहरिकोटा से करते हैं। समंदर के बगल में है और ये हमेशा पश्चिमी तट पे बनाया जाता है। रीज़न क्या है पश्चिमी तट का, क्योंकि जो पृथ्वी घूम रही है उसके वजह से क्या होता है कि जो रॉकेट अगर गलती से फेल भी हो गया ना, तो उसका जो पृथ्वी का कोरियोलिसिस बल होगा वो उधर ले जाके उसको कहाँ ढकेलेगा, समंदर में ही, इसीलिए ऐसा बनाया गया है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 1969 में ये बात रही। 71 में हमने जाना कि हमारा सतीश धवन जो स्पेस सेंटर था वो बन गया। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है और इसी में 71 में ही एक दुखद समाचार आता है, जो विक्रम साराभाई हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। लगभग सिर्फ 52 साल की उम्र थी, आप सोचिए 52 साल में इनकी डेथ हो गई। एक बहुत बड़ा धक्का लगा। 1966 में ना विक्रम साराभाई को एक पुरस्कार दिया गया था, पद्म भूषण। जब मर गए तो उसी के 1 साल बाद इनको पद्म विभूषण भी दिया गया, लेकिन मरणोपरांत पाए हैं। तो पहले क्या पाए थे, पद्म भूषण। अब सोचिए 71 में ये खत्म हो गए, तब आप सोचिए ना कितना टफ सिचुएशन रही होगी भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अभी शुरुआत भी नहीं हुई है ना, उतना बेहतर हम काम भी नहीं कर पाए हैं। 52 साल की उम्र में हमारा एक होनहार साइंटिस्ट चला जाता है। धीरे धीरे बात आती है 1972 में। 1972 में हमने क्या बनाया, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विभाग को बनाया, जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया, क्योंकि काम करना था। हमने क्या किया, एक मंत्रालय बनाया और उस मंत्रालय के तहत ही एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विभाग को बनाया गया, क्योंकि उस समय क्या था ना, अमेरिका और यूएसएसआर लगातार टक्कर दे रहे थे एक दूसरे को। तो हर देश जो भी ना थोड़ा विकास होना चाहता था, जो विकसित होना चाहता था, वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि मैं भी क्यों ना टेक्नोलॉजी में आऊँ। तो ऐसा हुआ। आगे बात करते हैं 1975 की। 1975 में क्या किया, हमने रशिया की सहायता ली और सच में सब कुछ रशिया ने किया। हमने उनके साथ पूरा मिलजुल के काम किया और आर्यभट्ट जो हमारा पहला प्रायोगिक यान था, प्रायोगिक मतलब हो गया कि बस ये जांचने के लिए यार कि कैसे छोड़ा जाता है, क्या काम करेगा, एक लर्निंग प्रोसेस के लिए हमने आर्यभट्ट, जो बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, हम जानते हैं उनको, कि कभी इनके बारे में चर्चा करेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये क्या हुआ कि वहाँ पे ये छोड़ा गया, ठीक, लेकिन सक्सेस रहा, बेहतर रहा, हमने काम अच्छा करके दिखाया। ठीक, निर्माण तो हमने ही किया था, लेकिन जो इसको क्या किया गया, जो प्रक्षेपित किया गया था वो रशिया के द्वारा किया गया था। ये बात धीरे धीरे समय और बीता, 4 साल और बीत गया और 4 साल बाद 1900 लगभग 80 का दशक आने वाला था और मतलब बीतने वाला था। और 1969 में भास्कर 1 नाम से एक उपग्रह भेजा। ये भी प्रायोगिक था, यूरोप की सहायता ली हमने इसमें, लेकिन फेल हो गया। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं 1980 में। भारत ने सबसे, उस समय क्या हुआ ना कि हमने लॉन्चिंग व्हीकल बनाना शुरू किया और SLV-3, तो सबसे पहला लॉन्चिंग व्हीकल था हमारा SLV। अब ये हम समझेंगे, अगली क्लास में समझेंगे SLV क्या है, PSLV क्या है, GSLV क्या है, सब बहुत अच्छे से। अभी क्या कर रहे हैं ना, हम लोग ये जान रहे हैं कि घटनाक्रम कैसा रहा, टोटल घटनाक्रम, तो बस घटनाक्रम को ही हमें ध्यान में रखना उस हिसाब से। अब 1980 आया। 1980 में भारत ने पहली बार SLV-3 को, रोहिणी नाम था इसका उपग्रह का, प्रक्षेपण किया और भारत विश्व के 6 देशों में शामिल हुआ जिसके पास अपना प्रक्षेपण यान था, SLV। ठीक, अब आप सोचिए यहाँ तक हम पहुँचे, अगले हमें 20 साल लग गए दोस्तों। शायद ये काम और पहले हो जाता अगर विक्रम साराभाई होते, तो थोड़ा सा टाइम लगा। ठीक,
क्योंकि कोई नहीं चाहता था यार हम आगे बढ़ें, है ना। अमेरिका चाहता था हम उसके पैर के तले में रहें, रशिया चाहता था, रशिया दोस्ती था लेकिन उतना जानते हैं कि क्या होता है कि जब आप किसी दूसरे से अलग होते हो ना तब रशिया आपकी मदद करेगा। या आगे अभी आप चले जाइए अमेरिका के किसी दुश्मन को उल्टा बोलिए, हमेशा अमेरिका तुम्हारी मदद करेगा। तो ये क्योंकि दो ध्रुवों में बटा हुआ था ना, ये कंडीशन थी। और भारत चाहता था कि इन्हीं दोनों के बीच में मैं एक सितारा बन के चमक जाऊँ। तो ऐसी कुछ चल रहा था। आगे बात आती है 1982 में, जब हमने सबसे पहला INSAT-1 नासा की मदद से प्रक्षेपित किया, जो असफल हो गया। और ये भारत का पहला संचार उपग्रह था। अगर संचार की बात करें यार तो आजकल जो हमारा GPS चलता है, GPS किसकी टेक्नोलॉजी है? अमेरिका की है, हमारा तो है नहीं। हमने भी सोचा था यार शुरू करते हैं, तो INSAT-1 हमने शुरू किया था लेकिन ये फेल रहा। यहाँ तो कोई समस्या। चलिए आगे बात करते हैं कि अगला घटनाक्रम क्या रहा। 1983 में फिर हमने क्या किया, INSAT-1B भेजा, लेकिन वो सफल रहा, कोई दिक्कत नहीं रही उसमें। ठीक, आगे 1984, इसको देखते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक, 1984 में भारत और रूस का संयुक्त अभियान, जिसे हम सल्यूट कहते हैं, वो चला। और भारत ने अंतरिक्ष यात्री जो रमेश शर्मा हैं 8 दिनों तक रूस के अंतरिक्ष स्टेशन पर रहकर अपना समय बिताया। याद हो अगर आप कहीं यूट्यूब पे वीडियो सर्च करेंगे ना तो वहाँ पे आप सर्च कीजिएगा राकेश शर्मा और हमारी जो प्रधानमंत्री थी जिनका नाम है इंदिरा गांधी, उनसे बात हुई है उस समय। और ये 1984 की बात है। और यहाँ पूछती हैं ये बताइए अंतरिक्ष अपना भारत कैसा लगता है, तो पता है क्या बोले थे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ऐसी बात राकेश शर्मा ने उस समय कही थी। तो हमने उस समय एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ली थी और भारत में सच में पूरे विश्व में हमारा नाम धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। आगे बात आती है दोस्तों 1988 की। इसमें IRS-1A रूस की मदद से पहला वाणिज्यिक उपग्रह छोड़ा। वाणिज्यिक का मतलब ये था कि हम क्या कर रहे थे, रिमोट सेंसिंग कर रहे थे। जैसे मान लो आप हो, आप बगल में कोई देश है हमारा, नेपाल है, वो हमसे कुछ मदद लेना चाहता है, तो हम ऐसा उपग्रह छोड़े थे जो दूसरों की मदद करेगा। रिमोट सेंसिंग मतलब कुछ ढूंढने में, कुछ काम करने में, है ना, उस पर काम करेगा। तो हमारा ये पहला वाणिज्यिक था जो दूर संवेदी उपग्रह था। आगे बात करते हैं 1994 की। 1994 में हमने अपना सबसे खतरनाक रॉकेट छोड़ा जो आज भी सच में बहुत बेहतरीन है, जिसका नाम है PSLV। ठीक, फुल फॉर्म सब समझेंगे आराम से, अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ, बस नोट करते जाइए। ठीक है, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। उसके बाद 2001 आया, उसके लगभग 8 साल बाद जब हमने GSLV किया। ये ज़बरदस्त, आज तक का सबसे उन्नतशील जो रॉकेट है हमारे पास वो है GSLV। और भारत को इस पर गर्व है ना। हम जब इसको पढ़ेंगे ना तब आपको लगेगा यार सच में क्या बात थी। अभी तो घटना चक्र देख रहे हैं कि एक बार आपको ये पता चल जाए यार शुरुआत हमारी कहाँ से हुई और अभी तक हम किस स्थिति में हैं, फिर बीच बीच में लेके चलते रहेंगे तो होता रहेगा। बात आती है सन 2002 की। और उस समय एक दुखद घटना हुई कि नासा की एक साइंटिस्ट थी जिनका नाम था कल्पना चावला, उनकी डेथ हो जाती है जब वो स्पेस से रिटर्न वापस आ रही थी धरती पर। इस वजह से हमने क्या किया, उनके नाम से कल्पना 1 लॉन्च किया PSLV के थ्रू, क्योंकि हमारा कोई प्रोजेक्ट रहा होगा तो हमने ऐसा किया। ठीक, आगे बात आती है 2008, जो हमारा एकदम बूम, मतलब विश्व में तो एकदम चमत्कार हो गया। हमने क्या किया, चंद्रयान-1 हमने सफलतापूर्वक, ये हमारा नाम था चंद्रयान-1। तो चंद्रयान जो था उसको हमने क्या किया, चंद्रमा पर भेजना था। और किस लिए, हमें पानी की खोज करनी थी चंद्रमा पर। हमने भेजा और ये सफलतापूर्वक वहाँ पे प्रक्षेपित हो गया और काम किया। उसके बाद बात आती है 2013 की। 2013 में IRNSS-1A जो कि नौवाहन प्राणी, मतलब समुद्र है तो समुद्र में हमारी नेवी थी। नेवी को समुद्र में रास्ता देखने के लिए, उसकी प्रणाली के लिए हमने क्या किया, एक सफल प्रक्षेपण रहा ये, और काम बढ़िया रहा। आगे बात करते हैं 2013 में फिर से मंगलयान-1, है ना, प्रक्षेपण किया गया। यह पहला देश था भारत बना यहाँ पे, जहाँ पे जो हम सीधा ना, जैसे मान लीजिए ये एक क्या है, अगर मैं मान लूँ, जैसे आप देख लेंगे ये क्या है, एक ग्रह है।
तो ग्रह में क्या होता है ना, जब कोई सैटेलाइट जाती है तो यहाँ रुकेगा, सैटेलाइट यहीं रुकेगा और वो क्या करेगा, इसका पूरा चक्कर काटेगा, है ना। लेकिन यहीं से एक चीज़ और जाएगा, ठीक, जिसे रोवर कहते हैं। तो वो क्या होगा, वो जाएगा और वो वहाँ पे धरती पर रुकेगा, तो किसके, मंगल पे। तो मंगल पे जब रुकेगा ना, तो वो क्या करेगा, वहाँ से सिग्नल देगा और वो चलेगा। लेकिन हमने जो किया था किसमें, मंगलयान 1 में, वो गया, वो सिर्फ चक्कर काट रहा था, मतलब दूर से ही फ़ोटो खींचेगा, जूम करके फ़ोटो खींचेगा और ये देखेगा। और हमने क्या किया था, पृथ्वी के अपनी जगह से मतलब और मंगल तक क्या किया था, उस रॉकेट को भेजा था कि जाइए आप, जैसे पृथ्वी का जो सैटेलाइट चक्कर काटती है वैसे मंगल ग्रह का चक्कर काटेगी। तो ये काम हमने किया था। अगली बात आती है दोस्तों 2017 की PSLV 37। 37 क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके हमने 37वां सैटेलाइट भेजा था PSLV 37, जिसके तहत हमने 104 उपग्रह छोड़े थे, पता है। और विश्व में भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था कि एक साथ 104 और अलग अलग कक्षाओं में, पृथ्वी की अलग अलग कक्षाएं होती हैं, उन अलग अलग कक्षाओं में इनको स्थापित करना था। क्या हमारा ये 104 था, नहीं, किसी किसी अलग अलग देश का था, सबको भेजना था, तो हमने ये विश्व रिकॉर्ड बनाया। क्या बेहतरीन काम था, नहीं। आगे लिखा है एक्सेल वेरिएंट, मतलब सबसे बड़ा वेरिएंट है एक्सेल वेरिएंट, है ना, जैसे आज कहते हैं ना ML एक्सेल, तो वही एक्सेल। आगे बात करते हैं 2018 में हमने नेविगेशन सैटेलाइट IRNS लॉन्च किया, जो हमारा है स्वदेशी नाविक। हम GPS किसका है, अमेरिका का, उस पर डिपेंडेंट है। आप गूगल खोलते हैं GPS आ जाता है, क्योंकि अमेरिका का है। हमने क्या किया, नाविक बनाया। नाविक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। नाविक बनाया तो नाविक क्या करेगा ना, जो ये सैटेलाइट होगी हमें क्या करेगी, रास्ता दिखाएगी, क्योंकि नौवहन में मतलब हमें रास्ते में मिलिट्री के लिए अच्छे से काम करेगा, ठीक। जैसा कि आप देख सकते हैं मैप वगैरह सब कुछ मिलता है इसमें, है ना। और आजकल देखेंगे आप कई एंड्रॉयड फ़ोन में नाविक आने लगा है, अच्छी बात है हमारे लिए यार, है ना, थम्स अप। अगली बात करते हैं यार 2018 की, इसमें है GSAT-11। यह एक सैटेलाइट था, भारत का सबसे भारी उपग्रह था। फ्रेंच गुआना, फ्रेंच गुआना कहाँ है ये, आप कह सकते हैं यूरोप, जो भी काम करता है ना फ्रेंच गुआना से भेजता है। तो हमने यूरोप की मदद ली और वहाँ से हमने इसको प्रक्षेपित किया था। लगभग 5854 किलोग्राम इसका वजन था, है ना, ज़बरदस्त। तो हमारा ये सबसे भारी वजनदार था, हमने किया। इसका नाम क्या था, GSAT-11। अगली बात करते हैं 2019 में मार्च में भारत ने एक ना शक्ति मिशन लॉन्च किया था इसरो के द्वारा। इसका मतलब था कि जैसे मान लीजिए कि क्या था कि चाइना ने डेवलप कर लिया था, रशिया ने डेवलप कर लिया था, अमेरिका ने, यूरोप ने भी डेवलप कर लिया था। तो एग्जैक्टली था क्या, एग्जैक्टली था ये कि जैसे मान लीजिए कि मेरी एक सैटेलाइट है ऊपर, है ना, और वो सैटेलाइट किसी वजह से ख़राब हो गई है। अब मुझे क्या करना था कि उसको गिराना था। तो मेरे पास एक ऐसा रॉकेट होना चाहिए जो यहीं से जाए, उसको गिरा के वापस आ जाए, ठीक, या गिरा दे, इतना काम कर दे। तो ये टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं थी, जिसमें क्या कर सकता था, वो किसी भी देश की सैटेलाइट को गिरा सकता था। अब मान लीजिए वॉर का समय है, आपने क्या किया, किसी देश की सैटेलाइट गिरा दिया, तो वहाँ तो पूरा नेविगेशन सिस्टम खत्म हो गया, वहाँ पे जितना संचार का सिस्टम थे वो तो बहुत ज़्यादा ध्वस्त हो गया ना। तो ये भारत के पास ये ताकत मिल गई, इसीलिए कहा जाता है मिशन शक्ति। तो ये हमने एक बेहतर काम किया, ठीक। अगली बात आती है 2019 की, हमने चंद्रयान 2 फिर से लॉन्च किया, क्योंकि चंद्रयान 1 गया था, उसने पानी की खोज करनी थी। अब चंद्रयान 2 गया, चंद्रमा पे ही जाना था, चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ के लिए माना गया कि साइंटिस्ट हैं, रिसर्च किए होंगे कि कुछ वहाँ बेहतर मिल सकता है। तो इसमें जब हम ले गए, लेकिन हुआ क्या ना, जब जैसे ये चंद्रमा है तो हमारा सैटेलाइट यहाँ हुआ, है ना। अब वहाँ पे क्या हुआ, जब सैटेलाइट यहाँ पहुँच गया तो क्या होता है, ये ऑर्बिटर होता है जो क्या करता है, चक्कर काटता है। उसके बाद लैंडर और रोवर ये जाते हैं। लैंडर क्या करेगा, लैंड करेगा, वहाँ से एक रोबोट निकलेगा। वो रोबोट क्या था, जिसको हम प्रज्ञान कहते हैं। तो वो चलेगा, मतलब उसमें जैसे रोबोट होते हैं पहिए लगे रहेंगे, वो चलेगा और चले के फ़ोटो खींचेगा एकदम नज़दीक से। आप सोचिए ना, चंद्रमा के एकदम पृथ्वी के 1 फीट की दूरी से अच्छी सी फ़ोटो खींच है, तो वहाँ से हम ज़्यादा अच्छी पता कर पाएंगे। और वो जब टहलेगा तो वहाँ से भी अच्छी फ़ोटो देता। लेकिन एग्जैक्टली हुआ क्या कि जब हमारा ये जो था मतलब ऑर्बिटर, ये तो काम कर रहा था, लेकिन जब लैंडर गया ना, तो लैंडर नीचे उतरने में शायद कहीं दिक्कत रह गई और वो
उतरने में नाकाम रहा और स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वो टूट गया और हम फेल हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, आज हमारा वो ऑर्बिटर अच्छे से काम कर रहा है। ठीक, तो 3 लोग थे इसमें, एक ऑर्बिटर था, लैंडर जिसे हम विक्रम कहते हैं, और रोवर जिसे हम प्रज्ञान कहते हैं। ठीक, इतनी बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि 3 साल और बच रहा है, वीडियो लंबी हो रही है, 20 मिनट हो चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इससे ज़्यादा नहीं, रोज डेली 20 मिनट 25 मिनट से मैक्सिमम नहीं रखेंगे। ठीक, तो ये हमारा घटना चक्र रहा पूरी तरह से, और कब से कब तक का, 1962 से लेके और 2019 तक का। 2020 बचा, 21 और जो 22 चल रहा है यहाँ पे, जो 2-3 घटनाक्रम है वो कल की वीडियो में हम देख ही लेंगे। ठीक, और हम क्या करेंगे आगे, इसको नोट डाउन करते रहिए आप, विश्वास करिए बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है यार, है ना। और ये क्या है ना, बस इतना ही जानना है। देखो यहाँ से क्वेश्चन उतने उम्मीद नहीं है आपसे पूछ लेगा PSLV कब लॉन्च किया था, PSLV के बारे में पूछा जाएगा, GSLV के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको भी हम देखेंगे। लेकिन क्या होता है ना, पढ़ने के लिए एक बैकग्राउंड की ज़रूरत होती है। पहले ही हमें पता तो चले भारत में स्पेस अंतरिक्ष की शुरुआत कैसे हुई, है ना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की शुरुआत कैसे हुई, उसको तो जानना जरूरी था। इसीलिए हमने पूरा अच्छे से समझा। उम्मीद है आपको मज़ा ज़रूर आया होगा यार, है ना, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हूँ। और अगर आपको लगता है कुछ और ऐड ऑन करना है तो प्लीज़ बताइएगा, ऐड ऑन किया जाएगा। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।